नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। तो जैसा कि हमारा जो सीरीज चल रहा है 25 मैराथन में कंप्लीट साइंस पढ़ने का वादा मैंने आपको। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। तो जैसा कि मैंने आपको 25 मैराथन में कंप्लीट साइंस पढ़ाने का वादा किया है, जिससे आप ग्रुप डी एग्जाम में 25/25 साइंस में कर लें और साइंस की वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके। तो उसी श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ते हुए आज हमारा डे 9 है। हालांकि अगर हम पूरा काउंट करें तो टोटल 11 क्लास हो चुका है, जिसमें से 2 क्लास प्रैक्टिस सेशन था और ये 9 क्लास आपका थ्योरी। कंप्लीट बायोलॉजी हमने पढ़ लिया है और इसका कंप्लीट बायोलॉजी का एक अलग से सेशन आएगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। लेकिन फिलहाल आज का ये डे 9 जो है, इसमें कंप्लीट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे, यानी कि केमिस्ट्री समझिए कि स्टार्ट हो गया जो आपका 25 मैराथन वाले सीरीज में। और इसको देखने के बाद आपका जो प्रश्न आएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, एक भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा। तो यही आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, एक बात मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये नोट्स जो साथियों आपका है, ये कंप्लीट नोट्स आप देख सकते हैं। ये इसी तरह से आपका सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमने खुद से बनाया है और इसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये नोट्स आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये आपके सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। जब भी मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा उसके बाद रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये आपके पास होना चाहिए। मात्र 99 रुपये मैंने इसका प्राइस रखा है, बहुत ही कम है। और व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है, इस पर आप सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करके पता कर सकते हैं कैसे आपको लेना है। कॉल नहीं करिएगा, ठीक है ना। तो 99 रुपये में ये आपको कंप्लीट नोट साथियों मिल जाएगा। आप डेमो देख सकते हैं, यही आपका इसी से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट हमारा नोट्स है साइंस के लिए। एनसीईआरटी पैटर्न पूरा हमारा बेस्ट है, ठीक है ना। इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आप जरूर लेना, नंबर आपको दिया गया, ठीक है ना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, ये जो आपका चैप्टर है, इसको समझने, अच्छे से समझने के लिए, पूरे समझने के लिए हम कुछ बेसिक चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि सूत्र का निर्माण कैसे होता है, H2+O2 कैसे H2O हो गया है, H2+Cl2 कैसे HCl हो गया है। इन चीज़ों को सीखने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो उनको देखते हैं पहले, फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, इस रासायनिक सूत्र बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें पता होना चाहिए। एक का नाम है धन मूलक, जिनको कि हम क्षारीय मूलक भी कहते हैं। एक का नाम है ऋण मूलक, जिनको हम अम्लीय मूलक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, धन मूलक में देखिए कितना चीज़ आया है। हमने इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट लिखा, हालांकि और भी हो सकता है, सिर्फ हमने इम्पोर्टेंट लिया। इतना लिया है कि आप केमिस्ट्री में इसका यूज आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले क्या हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पर कितना आयन होता है, H+, पोटेशियम पर K+, सोडियम पर Na+, सिल्वर पर Ag+। तो ऐसे जो हमने है, इस प्रकार जो है ये पूरा आप देख रहे हैं, धन मूलक हमने लिख दिया है, सारा इंपोर्टेंट लिखे हैं, समझ रहे हैं ना। उसी तरह हमने इधर ऋण मूलक लिखा है। धन का मतलब प्लस होता है, ये तो बताना जरूरत है ना। ऋण का मतलब माइनस होता है, ठीक है ना। अब देखिए, इस पर जो ये पावर दिख रखा है ना, पावर का मतलब होता है चार्ज। इस पर कितना चार्ज है, जैसे इस पर 1 है और किस में है, माइनस में है, तो बोल देंगे एक क्लोराइड जो है, इस पर 1 चार्ज है। लेकिन कौन सा चार्ज है, ऋण चार्ज है। कौन सा चार्ज है, ऋण चार्ज, मतलब माइनस चार्ज। इसमें देखिए कैल्शियम है ना, कैल्शियम का संकेत Ca होता है और कितना चार्ज है, 2 चार्ज है, लेकिन कौन सा, प्लस। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम बनाते हैं रासायनिक सूत्र बनाना। जैसे आपको बोल दिया कोई, मान लिया कि सोडियम सल्फेट का सूत्र लिख के दिखाइए, ये आपको कभी कभी रिएक्शन में दिख जाता है। तो कैसे जानेंगे सोडियम सल्फेट का क्या होगा? सबसे पहले खोजिए सोडियम। देखिए, जितना भी यौगिक होता है ना, सोडियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट, या जितना भी यौगिक है, उसमें एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है। तो पहले जो होता है वो प्लस वाला और दूसरा जो होता है माइनस वाला। तो पहले सोडियम आया, इसका मतलब ये हो गया सोडियम, सीधी सी बात है प्लस वाला होगा। तो प्लस वाला हम खोजिए सोडियम का। सोडियम ये है, और सोडियम का क्या होता है, Na पर पावर +1। सोडियम क्या होता है, Na, इसके सीधे में लिखना Na पर पावर प्लस। अब देखिए, यहाँ प्लस लिखे हैं, तो प्लस का मतलब यहाँ क्या हो गया, एगो प्लस है, क्योंकि एक क्या रहता है, छिपा रहता है। तो यहाँ पर दे दिए 1 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा, जब एगो प्लस रहेगा दूसरा माइनस रहता है, तो ये सल्फेट जो है, अब सल्फेट खोजिए माइनस वाला में, क्योंकि तो सल्फेट का देखिए क्या होता है, SO4। ये रहा सल्फेट आपका, ऋण वाले में खोजना माइनस वाले में, तो सल्फेट का SO4, तो इसके सीधा हम लिख देना SO4, और चार्ज कितना है, -2 है, तो -2 लिख दिए। अब देखिए, अभी नहीं बना है, अब क्या होता है, उल्टा काम होता है। क्या होता है, उल्टा काम। जो प्लस वाला है वो दे देगा माइनस वाले को, और जो माइनस वाला है वो ले लेगा प्लस वाला। तो देखिए, Na पर कितना है, +1 है, तो एक ये जो 1 है ये ले लेगा SO4, और इसका जो ये -2 है, ये वाला ये ले लेगा। तो क्या बनेगा, पहले Na लिखेंगे, अब इसका 2 ये ले लेगा, तो क्या होगी, 2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ SO4 अब सटा देना है, अब इसका 1 जो है ये ले लेगा, ये हमारा सूत्र बन गया। अब देखिए, अब कोई बोलेगा यहाँ -2 था तो माइनस यहाँ दिए, वो माइनस नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना, ये रूल है।
अब यहाँ प्लस 1 था तो 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 1 के पीछे क्या होता है, प्लस होता है, और 1 का वैल्यू जो है कुछ नहीं होता। तो फाइनली हमारा सूत्र क्या बना, Na2SO4। ये किसका सूत्र हुआ, सोडियम सल्फेट का हुआ। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा हम लेते हैं, जैसे मान चलिए दूसरा हम लेते हैं, जैसे मान चलिए आपको दे दिया कैल्शियम ब्रोमाइड बनाने दे दिया, जैसे आपको दे दिया कैल्शियम ब्रोमाइड का सूत्र लिख के दिखाइए, कैल्शियम ब्रोमाइड का सूत्र लिख के दिखाइए। तो आपको अभी तुरंत बताएं, एगो प्लस वाला होगा एगो माइनस वाला होगा। तो कैल्शियम प्लस वाला है, तो कैल्शियम देखिए आपका यहाँ है कितना है Ca और +2 है, और ब्रोमाइड देखिए ब्रोमाइड आपका ये रहा कितना है Br-1 है, तो इसके सीधे हम लिख दिए Br-1। अभी तुरंत बताएं उसमें सोडियम सल्फेट में सेम वैसा ही चीज़ इसमें भी होगा। इसका एक ये ले लेगा तो क्या होगा Ca, एक ये ले लेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ Br आपके पास हटा देंगे, ठीक है, और ये +2 इसका ये ले लेगा। अब 1 को लिखा जाता नहीं इसलिए हटा देंगे, तो क्या सूत्र बनेगा CaBr2, ये क्या हो गया कैल्शियम ब्रोमाइड हो गया। अब एक और आपको बना के दिखाते हैं। मान चलिए आपको दे दिया कि पोटेशियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो अभी तुरंत बताएं, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला। तो पोटेशियम प्लस वाला है, तो देखिए पोटेशियम कहाँ है, पोटेशियम आपको ये दे दिया K⁻+, तो K दे दिए +1। अभी देखिए ये 1 नहीं लिखा था, आप यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि 1 क्या रहता है छिपा रहता है, 1 क्या रहता है छिपा रहता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 दे दिए। अब हाइपोक्लोराइड क्या क्या होता है, देखिए हाइपोक्लोराइड आपका OCl होगा, ये आपका हाइपोक्लोराइड है, वो क्या होगा OCl, तो OCl चार्ज कितना है -1 है। अभी तुरंत बताएं क्या होगा, दोनों को ले लेगा, तो K यहाँ लिख देंगे, इसका एक ये ले लेगा तो K1, अब बचा OCl, अब क्या हटा देंगे, और इसका एक ये ले लेगा, ठीक है ना। अब देखिए दोनों एक के है, तो एक का कुछ मानने ना होता, तो सिंपल क्या बनेगा KOCl, तो ये क्या बन गया पोटेशियम हाइपोक्लोराइड। तो इस तरह से जो आप है 1000 सूत्र इससे जो है बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है ना। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं, रासायनिक का मतलब यहाँ पर हो गया कि केमिकल वाली बातें होंगी, जो रसायन से संबंधित बातें वो केमिकल यहाँ पर हो गया ना। अभिक्रिया का मतलब हो गया यहाँ पर प्लस, यानी कि जुटना। अभिक्रिया का मतलब यहाँ पर क्या होगा ऐड होना। कौन ऐड होगा, यहाँ पर कोई 2 मैटर या सब्सटेंस जो है ऐड होगा, कोई भी 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ के हम आपस में जुड़ेंगे, तो वो जुड़ना जो है ना, कोई भी 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जो जुड़ेगा उसी को बोलेंगे अभिक्रिया। अब वो किस तरह जुड़ेंगे, वो रासायनिक रूप से जुड़ेंगे। किस रूप से जुड़ेंगे, रासायनिक रूप से जुड़ेंगे, जिससे कुछ ना कुछ क्या बनेगा, जब ये जो पदार्थ आपके आपस में जुड़ेंगे तो उससे क्या बनेगा, कुछ ना कुछ पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। समझ गए बात को ना। तो यही आपकी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो पढ़ते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, अब पदार्थ तो आपको अच्छे से मालूम है, अब किसी को अगर पदार्थ भी मालूम नहीं है तो मैं थोड़ा सा उसके लिए बता देता हूँ। पदार्थ क्या होता है, इसको इंग्लिश में सब्सटेंस बोलते हैं, मैटर भी बोलते हैं। दुनिया की वो सारी वस्तुएं, अगर आपके आसपास क्या है, आपके आसपास कॉपी होगा, कलम होगा, टेबल होगा, कुर्सी होगा, वो सारी चीज़ें आपकी क्या है, पदार्थ हैं। यानी कि पदार्थ हम उसको बोल देंगे जो वस्तु कुछ ना कुछ जगह छेकती हो। आपके पास टेबल है तो वो थोड़ा जगह छेक रहा होगा, आपके घर में बेड है तो वो थोड़ा जगह छेक रहा होगा, और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा। तो दुनिया की वो सारी वस्तुएं जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और वह जगह छेक रही हो, यानी कि आयतन, आयतन मतलब होता है जगह छेकना, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। तो पदार्थ आप समझ गए, थोड़ा सा मैंने बता दिया। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, मतलब हम बोलेंगे कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। वहाँ पर क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना बात को। चलिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर H2 है, H2 आपका क्या है, H2 आपका हाइड्रोजन है, और O2 आपका क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर कितने पदार्थ हैं, 2 पदार्थ हैं। कितने पदार्थ हैं, 2 पदार्थ हैं। तो ये 2 पदार्थ मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं आपका जल बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये आपके जल बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। अच्छा, कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं तो वो रासायनिक अभिक्रिया को आप बैलेंस करके लिखें। उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या करें, बैलेंस करके लिखें। अगर आप रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करके नहीं लिखेंगे तो वो आपका जो रासायनिक समीकरण होगा वो गलत होगा। अभी इसको आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। रासायनिक अभिकरण को हम किस रूप में लिखते हैं, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। अभी इसको आगे हम देखेंगे, चिंता ना करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, इधर भी देखिए 2 दूनी यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और इधर भी देखिए O गुना 2 करिएगा तो O गुना 2 करिएगा तो 2 ऑक्सीजन, यानी दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बराबर है। समझ गए ना। अच्छा सर, रासायनिक अभिक्रिया आप समझा रहे हैं, और अच्छे से इसको समझाइए।
रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा साथियों क्या होगा, कुछ ना कुछ नया पदार्थ बनेगा, कुछ ना कुछ क्या बनेगा, न्यू सब्सटेंस बनेगा, न्यू सब्सटेंस बनेगा। अगर न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है ना, न्यू सब्सटेंस अगर नहीं बन रहा है तो उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे ही नहीं बोलेंगे, उसको बोल देंगे भौतिक अभिक्रिया। समझ रहे ना बात को। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब हो गया कुछ ना कुछ केमिकल हमें चेंज देखने को मिले। जैसे कि भाई यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन देखिए और गैस देखिए। हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन क्या एक प्रकार का गैस है, ऑक्सीजन भी क्या एक प्रकार का गैस है, लेकिन ये दोनों गैसें मिलकर यहाँ पर जल बना दिया H2O। और जल हमारा क्या है, जल हमारा लिक्विड होता है, जल हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है। यानी कि गैस से दो गैस मिलकर यहाँ पर द्रव बना दिया। तो नया बना ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि दोनों गैस मिलकर गैस ही बना दिया। दोनों गैस मिलकर गैस बनाया है क्या, बिल्कुल यहाँ पर नया पदार्थ हमें देखने को मिला है। दोनों गैस मिलकर यहाँ पर गैस नहीं बनाया है, बल्कि दोनों गैस मिलकर यहाँ पर एक द्रव बनाया है, जो कि द्रव क्या है, द्रवों का गुण जो है गैसों के गुण से अलग है कि नहीं, बिल्कुल अलग है। गैसों का गुण जो है द्रव गुण से अलग है, या आप ऐसे बोलिए द्रवों का गुण गैसों गुण से अलग है। तो यहाँ पर नया पदार्थ बन रहा है, तो नया पदार्थ बन रहा है तो हम बोलेंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा समझते हैं कुछ टर्म्स जो रासायनिक अभिक्रिया में यूज होते हैं। जैसे कि आपका हो गया अभिकारक, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। मैं इंग्लिश में लिखते जाऊँगा थोड़ा सा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट क्या होता है कि देखिए मैं इसे थोड़ा बता देता हूँ, यहीं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, एक रिएक्शन लिया है। ये आपको छोटा सा एक रिएक्शन दिख रहा है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म रिएक्शन का, मतलब एकदम सरल आपको इक्वेशन दिख रहा होगा। इसमें देखिए यहाँ पर एक तीर का निशान दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा होगा, तीर का निशान। ये तीर का निशान हमें बताता है कि प्रोडक्ट जो है, अब प्रोडक्ट क्या होता है ये भी नहीं समझ आता, चलो बता ही देता हूँ। पहले समझो कि तीर का निशान आपको पता है कि रिएक्शन में कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसमें आपको एक रॉ यानी कि एरो का निशान हमेशा दिखेगा, समझ गया ना। यानी एरो बताता है कि प्रोडक्ट किधर बनेगा। तो ये एरो के बाएं साइड जो लेफ्ट साइड है, इस एरो के लेफ्ट साइड में जो है और जो राइट साइड में, इसका कुछ ना कुछ नाम है। तो पूछता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या केमिकल इक्वेशन बोल देगा, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण में, कि जो तीर के बाएं साइड में लेफ्ट साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अभिकारक। उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो यानी कि अभिकारक क्या हुआ, अभिक्रिया में या आप बोल दीजिए किसी समीकरण में, चूंकि ये जो लिखा आपका एक रासायनिक समीकरण है, ये एक अभिक्रिया ही है, लेकिन इस अभिक्रिया को हम समीकरण के रूप में दर्शाए हैं, रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शाए हैं। समझ रहे ना बात को। तो रासायनिक समीकरण बोलिए या रासायनिक अभिक्रिया बोलिए तो एक ही बात है, ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में जो आपका लेफ्ट साइड में रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, समझ गए ना। और जो राइट साइड में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे, इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलेंगे, या इसको प्रतिफल भी बोलते हैं। समझ पाए क्या। अगर बोल दे अभिकारक क्या है, तो अभिक्रिया में या समीकरण में तीर के जो लेफ्ट साइड में होता है दैट इज अभिकारक रिएक्टेंट, और तीर के जो राइट साइड होता है दैट वन इज प्रोडक्ट, या हिंदी में उत्पाद और प्रतिफल बोलते हैं। तो ये दो पॉइंट आपको क्लियर हुआ, अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, समझ गए ना। जैसे यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए रिएक्शन हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए आपका जो है हाइड्रोजन एक गैस होता है, क्लोरीन भी एक गैस होता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाया है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया है। क्या बनाया है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। अब देखिए ये दोनों बैलेंस है, ये दोनों क्या साथियों, ये आपका बैलेंस है, ये दोनों आपका क्या है, बैलेंस है। कैसे साथियों, देखिए यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन दिख रहा होगा, यहाँ पर भी 2 गुना H करिएगा तो 2 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर देखिए Cl 2 है यानी कि 2 क्लोरीन है, यहाँ पर भी देखिए 2 गुना Cl करिएगा तो 2 Cl, दोनों तरफ बैलेंस। अच्छा ये होता कैसे है, थोड़ा सा ये भी मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। देखिए इसको याद करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चार्ज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है, +1 का चार्ज होता है। क्लोरीन पर आपको कितना चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है, +1 -1, ठीक है ना। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं सोडियम पर कितना चार्ज होता है, +1 का चार्ज होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनेट, इस पर -2 का चार्ज होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको आपको क्या है याद रखना पड़ेगा, ताकि आप जल्दी से रिएक्शन को कर सकें, समझ गए ना। तो जैसे यहाँ देखिए हमने लिख दिया H2 + Cl2, HCl यहाँ पर कैसे आ गया, कई का ये डाउट होगा कई को कि HCl यहाँ पर कैसे आ गया। तो हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर चार्ज होता है +1 का, कितना चार्ज होता है, +1 का। और Cl मैं थोड़ा इधर बताता हूँ साफ में ना, जहाँ पर जगह हो। यहाँ देखिए आप, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलकर क्या बना रहा है, दोनों मिलकर बना रहा है HCl। क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। तो हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है, +1 का चार्ज होता है।
क्लोरीन पर भी कितना चार्ज होता है, क्लोरीन पर भी -1 का चार्ज होता है। तो यहाँ पर होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसका जो चार्ज है ये ले लेगा, यानी चार्ज मतलब आवेश, चार्ज मतलब आवेश, और क्लोरीन का जो चार्ज है वो हाइड्रोजन ले लेगा। तो बताइए कि हाइड्रोजन पर कितना चार्ज है, 1 चार्ज है, तो वो कौन लेगा, क्लोरीन लेगा। तो क्लोरीन अगर 1 चार्ज लेगा मेरे भाई, देखिए फिर से अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ, ये हाइड्रोजन हो गया और ये आपका क्लोरीन हो गया, समझ गए ना। दोनों पर कितना है, हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है, क्लोरीन पर -1 चार्ज है। इसका एक कौन ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा, और इसका एक ले लेगा हाइड्रोजन। अब बताइए दोनों का चार्ज क्या समान है कि नहीं है, बोलेंगे बिल्कुल समान है, दोनों पर चार्ज एक ही है। मानते हैं कि एक पर प्लस चार्ज है, एक पर -1 चार्ज है, तो दोनों चार्ज संख्या में क्या है, समान है। जब संख्या में समान है, हाइड्रोजन के पास इसका एक हाइड्रोजन ले लेगा तो H2 ही रहेगा, ठीक है, यानी कि EH हो जाएगा, ठीक ना। और जो आपका +1 है, +1 आपका है, ये किसके पास चला जाएगा, ये Cl के पास, किसके पास चला जाएगा, Cl के पास। अब एक जाए Cl के पास तो एक ही Cl होगा, तो HCl बनेगा ये, ठीक है ना। अच्छा, ये जो इसका जो H के पास जो 2 था, Cl के पास 2 था, ये जब रासायनिक अभिक्रिया होते तो ये हट जाते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होंगे, ये 2 आपको दिख रहा है, ये क्या होंगे, हट जाएंगे। ये समीकरण के रूप में, बैलेंस के रूप में समझिए, एक तरह से ये फैक्टर के रूप में आ जाते हैं, सीमांत कारक के रूप में ये आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, इस तरह से HCl बन गया। समझ पाए क्या, उम्मीद है कि क्लियर आपको ये हो गया। उसी तरह आपका जो है यहाँ भी था, उसी तरह आपका साथियों जो है यहाँ भी था, उसी तरह आपका यहाँ भी था। यहाँ भी देखिए H2, अगर O2 हम देखें तो हाइड्रोजन पर कितना चार्ज है, हाइड्रोजन पर आपका जो है +1 चार्ज है, और ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। तो मैंने बताया कि जब अभिक्रिया होगा तो इसका ये 2 वाला जो है, ये 2 मतलब जो बेस जो है, हाइड्रोजन का 2 बेस है, ऑक्सीजन का 2 बेस यहाँ पर है, यानी कि 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है। तो ये दोनों यहाँ पर हट जाते हैं, जो कि सीमांत अभिकर्मक के रूप में, फैक्टर के रूप में जुड़ेंगे, यहाँ पर साइड में जुड़ेंगे, ठीक है ना, जब बैलेंस करेंगे तो, ठीक है। तो अब इसका हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन का 2 है वो हाइड्रोजन ले लेगा, तो इसके पास क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, और एक जो है इसका ये ले लेगा ऑक्सीजन। तो अब 1 2 या ना लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो H2O लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो समझ आया कि H2 + O2 H2O कैसे बना। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 2 लगा देंगे, मतलब अपने हिसाब से बैलेंस कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 और इधर 2 दूनी 4, समझ गए ना बात को। तो इस तरह से बैलेंस हम कर सकते हैं। अभी और इसको बैलेंस करना आगे हम सीखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप समझ पाए कैसी रिएक्शन होता है। अभिकारक आप अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है ना। यानी कि तीर के बाएं साइड जो भी रहेगा उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, और तीर के दाएं साइड जो भी रहेगा उसे उत्पाद कहेंगे। वही हमने यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। यहाँ देखिए H2 और Cl2 दोनों ही क्या है, अभिकारक है। अभिकारक हमेशा तीर के बाएं तरफ होगा, ठीक है ना। उत्पाद का भी मैंने वही चीज़ यहाँ पर जो इसमें लिखा हुआ है। उत्पाद का अलग से मैंने एग्जाम्पल बता दिया है, लेकिन चीज़ तो मैंने बता दिया। ओरिजिनल उत्पाद होता क्या है, वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर N2 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन लिए हैं, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, चूँकि दोनों गैस है और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। तो ये नया उत्पाद बना, नया पदार्थ बना। नाइट्रोजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, दोनों मिलकर जो है क्या बनाया है, अमोनिया बनाया है। और अमोनिया जो बना यहाँ पर, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया उत्पाद, या प्रतिफल बोल लीजिए, इंग्लिश में प्रोडक्ट बोल लीजिए। तो उत्पाद और अभिकारक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम कैसे जानेंगे कि अभिक्रिया हो रहा है। हम कैसे जानेंगे कि कोई भी अभिक्रिया हो रहा है, उसका कुछ मतलब कि सोर्स है क्या। हम कह सकते हैं कि नहीं भाई यहाँ पर अभिक्रिया हो रहा है, कुछ सोर्स है क्या, कैसे हमें पता चलता है। तो ये हम पता करते हैं कुछ स्थिति को देखकर। जैसे देखिए हम निम्न परिस्थितियों को कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे अवस्था परिवर्तन हो जाना। अगर किसी भी 2 पदार्थ जब आपस में मिलेंगे, कोई भी 2 पदार्थ आपस में मिलेंगे और उससे जो नया पदार्थ उधर बनेगा, अगर अवस्था में परिवर्तन देखने को मिला है तो हम कहेंगे अभिक्रिया हुई है। कैसे, आप देखिए ना यहाँ पर, आप देखिए ना यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। अवस्था में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपका क्या है, गैस है। लेकिन इससे कौन सा अवस्था बन रहा है, इससे बन रहा है आपका, ये आपका क्या है, HCl आपका क्या है, लिक्विड है। क्या साथियों, ये आपका लिक्विड है, ठीक है ना। तो यानी कि लिक्विड वाला यहाँ पर प्रोसेस हो गया। गैस से कौन सा अवस्था आ गया, ये आपका द्रव वाला अवस्था आ गया। तो अवस्था में परिवर्तन देखने को हमें यहाँ मिल रहा है। तो मिल रहा है तो बोलेंगे भाई यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। आपको कोई बोल दिया कि बताइए कि H2 + Cl2 मिलकर HCl बनाया है, तो क्या यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरह से स्टेटमेंट वाइज अब मान चलिए कि क्वेश्चन आ गया, तो क्या करेंगे, दे देगा H2 + Cl2 बन रहा है 2HCl। क्या यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि H2 आपका गैस है, Cl2 आपका गैस है, दोनों मिलकर क्या बना रहा है, HCl। HCl आपका क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है।
है ना। तो अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो बोलेंगे कि हम यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। समझ पाए बात को? उम्मीद है कि समझ गए होंगे। यही नहीं, अब अभी आप बहुत चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि हम बात करें, जैसे हम यहाँ पर भी देखिए, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं आपके H2O2 दोनों गैस है, इससे क्या जल आपका बन रहा है, जल लिक्विड है, यहाँ भी अवस्था परिवर्तन देखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसे आपको देखने को मिलेंगी, समझ गए ना। जैसे कि हम देखेंगे कि आपका जो है अभिक्रिया कराएंगे तो उधर गैस भी निकलेगा, है ना। सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। आप यहाँ पर देखिए, आप ये आपको पॉइंट क्लियर है। अवस्था में परिवर्तन हो जाना ये आपका किसको दर्शाएगा? ये रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाएगा। दूसरा आपका है रंग में परिवर्तन होना। अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है उत्पाद में तो हम देखेंगे, हम सोचेंगे, मतलब हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि सिल्वर क्लोराइड आपका AgCl होता है। सिल्वर क्लोराइड आपका क्या होता है? AgCl होता है। तो सिल्वर क्लोराइड को जब साथियों धूप में रखेंगे, जब सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर क्या होता है? टूट जाता है दो पार्ट में, एक Ag में टूट जाएगा, एक Cl में टूट जाएगा, क्योंकि धूप दे रहा है इसको। यहाँ पर अपघटन इसका हो जाएगा, टूट जाएगा। अभी इसको आगे पढ़ेंगे अपघटन अभिक्रिया में, चिंता ना करिए। तो सिल्वर क्लोराइड का एकदम चमकीला श्वेत रंग का कलर होता है। सिल्वर क्लोराइड एक पाउडर होता है, चूर्ण होता है, इसका कैसा कलर होता है? उजला होता है। लेकिन जब ये इनका अपघटन किया जाता है, यानी कि जब अभिक्रिया इसको धूप की उपस्थिति में कराया जाता है तो इसका कलर जो है धूसर कलर हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा मिट्टी के जैसा कलर होता है, धूसर कलर हो जाता है। तो कलर हमें यहाँ चेंज देखने को मिल रहा है सिल्वर क्लोराइड में, तो हम कहेंगे यहाँ भी अभिक्रिया हुई है, यहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। समझ पा रहे हैं? जैसे गैस का उत्सर्जन होना, जैसे देखिए गैस का उत्सर्जन होना, यहाँ पर देखिए कि जब साथियों हम जो है, जब यहाँ पर देखिए कि जिंक को हाइड्रोजन सल्फेट से यानी H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर बनता है हमारा ZnSO4 बनता है, अब प्लस में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस इस तरह से निकलता है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल रहा है, मतलब गैस का निकलना भी क्या है? एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। मतलब गैस निकल रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। समझ गए ना बात को? चलिए, अब दूसरा आपका क्या है, मतलब नेक्स्ट आप कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है? यह है कि तापमान में परिवर्तन देखने को मिलना। तापमान में परिवर्तन देखने को मिलना। देखिए, जब साथियों CaO आपका क्या होता है? चूना होता है। क्या होता है? चूना जो होता है ना, जो दिवाली में मिट्टी वाला पेंट होता है, या अभी भी छत की जो सीलिंग होती है, छत का सीलिंग होता है, उसको पेंट करते हैं चूना से। सिर्फ चूना की बात कर रहा हूँ, है ना। चूना का सूत्र होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसको पानी में मिलाते हैं तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या होता है? हीट उत्पन्न होता है। क्या होता है? हीट उत्पन्न, यानी कि CaOH2 बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। तो CaOH2 बना, हमने तो यहाँ पर कोई हीट नहीं दिया, हमने तो यहाँ पर कोई तापमान दिया क्या? अब बताइए, जब चूना में आप पानी मिलाते हैं तो क्या कोई आप तापमान देते हैं? बिल्कुल नहीं देते हैं। लेकिन जैसे चूना में पानी मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। बहुत ज़्यादा क्या निकलता है? हीट निकलता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या निकलता है? CaOH2 बनता ही है। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता ही है, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा क्या निकलता है? हीट निकलता है। तो भाई हीट निकल रहा है यहाँ पर रिएक्शन में, तो हम बोलेंगे कि यहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट से हम पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। समझ पाए? चलिए, अब देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कुछ भी नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत में या सूत्रों में लिखना ही क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। समझ गए बात को? ये तो काफ़ी ईजी है। रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि उसका जो सिंबल है, जैसे कि हम बोल दिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H है, H2 है। जैसे हम बोल दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सिंबल है उसको हम लिखेंगे। जैसे हम बोल दिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसका जो सिंबल है उसको लिखेंगे। तो अभिक्रिया को संकेत यानी सिंबल के रूप में लिखना, उसके फॉर्मूला के रूप में लिखना, ये क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है, रासायनिक समीकरण। ठीक है। अब जो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम हैं उसको देख लेते हैं। अभिकारकों को तीर चिन्ह के बाएं और उत्पादों को तीर चिन्ह के दाएं पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना। अभिकारकों के बीच प्लस चिन्ह देना चाहिए और उत्पादों के बीच भी प्लस चिन्ह देना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ देखिए कोई रिएक्शन ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये तीर के बाएं तरफ क्या अभिकारक है, तीर के दाएं तरफ क्या उत्पाद है। तो यहाँ पर दो अभिकारक है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या प्लस का चिन्ह है। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो खैर एक ही उत्पाद बन रहा है, तो इसको अभी हटा दीजिए। दूसरा कोई मैं ले लेता हूँ, जैसे हम दूसरा कोई ले लेते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए कोई होगा, तो मैं उसको दूसरा यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। एक मिनट, कोई दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए आप, है ना। यहाँ देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पर देखिए ग्लूकोज है
और ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका जल है। तो देखिए यहाँ पर कितना एक से अधिक आपके क्या अभिकारक है, तो सभी अभिकारकों के बीच क्या प्लस चिन्ह है। और यहाँ पर जो उत्पाद बना है देखिए उत्पादों के बीच भी क्या है प्लस चिन्ह। यानी कि कहने का मतलब ये है रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है कि अभिकारक को तीर के बाएं तरफ और उत्पाद को तीर के दाएं तरफ, और अभिकारकों के बीच प्लस चिन्ह होना चाहिए, उत्पादों के बीच भी प्लस चिन्ह होना चाहिए। ठीक है ना, यही यहाँ पर जो है बोला जा रहा है। ठीक है ना, चलिए और क्या है, तत्वों के प्रतीकों को सही क्रम में लिखें, उसके बाद अंत में समीकरण को संतुलित करें। मतलब कि तत्वों के प्रतीक को सही क्रम में लिखें। जैसे कि आपका एक कहने का मतलब क्या है कि तत्वों को प्रतीक, जैसे सोडियम है, सोडियम को Na लिखेंगे अच्छे से, मैग्नीशियम को हम क्या लिखेंगे Mg लिखेंगे, मतलब उसको सही क्रम में आप लिखें। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि Mg को है तो पहले Gm लिख देंगे ना, ऐसा नहीं है, तो उसको सही क्रम में लिखें। और मतलब कि जैसे हम बोल दिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दिए, इसको छोड़ो, जैसे हम बोल दिए आपका हाइड्रोजन बोल दिए और ऑक्सीजन बोल दिए, तो पहले इसमें क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे और ऑक्सीजन लिखेंगे, जिस तरह से हम बोल रहे हैं उसको क्रम में लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद अंत में समीकरण को संतुलित करें। मतलब जब रिएक्शन हो जाएगा तो आपको समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। मतलब दोनों तरफ जो है परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। मैंने शुरू में ही आपको बताया था, शुरू में क्या मैंने आपको अच्छे से बताया था, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए शुरू में ही मैंने आपको अच्छे से बताया था कि यहाँ पर जो H2 है और O2 है, इससे क्या बना है, H2O बना है। तो देखिए तीर के बाएं तरफ आपका अभिकारक, तीर के दाएं तरफ उत्पाद हो गया, और अभिकारकों के बीच यहाँ पर प्लस चिन्ह भी है, उत्पाद के बीच चूँकि यहाँ प्लस चिन्ह नहीं है क्योंकि एक ही उत्पाद है, समझ गए। तो अब जब रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगा तो हमें बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस अगर नहीं है तो समीकरण आपका क्या है, गलत है, वो समीकरण क्या आपका गलत है, रासायनिक अभिक्रिया हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम का उल्लंघन हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिकारक के मतलब अभिकारकों का टोटल परमाणु द्रव्यमान और उत्पादों का टोटल परमाणु द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए आप कि इधर कितना 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, इधर भी देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर है। यहाँ देखिए O2 यानी कि 2 ऑक्सीजन है, इधर भी देखिए 2 ऑक्सीजन है। तो सभी जगह दोनों तरफ जो है अभिकारकों और अभिकारकों एवं उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर है, मतलब ये रिएक्शन बिल्कुल सही है, समझ गए ना। तो आपको संतुलित करना पड़ेगा। एग्जाम में, ग्रुप डी एग्जाम में सीधा संतुलित वाला पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन संतुलित है, तो संतुलित करने आपको आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपका काम खत्म है। अब देखते हैं, हाँ यहाँ देखते हैं अभिकारक एवं उत्पादों की अवस्था को लिखें। अभिकारक एवं उत्पादों की अवस्था को लिखें, इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए आपके H2 है, तो H2 किस रूप में है, H2 आपका यहाँ गैस रूप में, मैंने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन आप समझिए, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे अवस्था लिखना है। H2 आप किस रूप में लिए हैं, तो गैस रूप में लिए हैं, और O2 भी किस रूप में लिए हैं, गैस रूप में लिए हैं। ठीक है ना, ये इसकी अवस्था होगी। यानी कि हाइड्रोजन का हम अवस्था दर्शा दिए कि हाइड्रोजन किस अवस्था में यहाँ पर है, गैस अवस्था में, ऑक्सीजन किस अवस्था में, गैस अवस्था में। इससे क्या बन रहा है, आपका पानी बन रहा है, H2O बन रहा है। तो पानी किस अवस्था में, तो लिक्विड अवस्था में, इसको L से दर्शा दिया। तो यानी कि अभिकारकों एवं उत्पादों की क्या करना है, आपको दोनों का क्या करना है, अवस्था को दर्शाना है, समझ गए ना। वो आपको एग्जाम में सब दर्शाया हुआ मिलेगा, ये लिखने का रूल मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए क्लियर है क्या यहाँ तक, उम्मीद है कि क्लियर होगा। आगे देखते हैं, आगे आपका है, अब देखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण जो साथियों वो होते हैं बेसिकली वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, लिखने के बेस पर। एक आपका शब्द रासायनिक समीकरण और एक आपका होता है संकेत रासायनिक समीकरण। अच्छा यहाँ पर नहीं दिया है, हाँ दूसरा यहाँ लिखा तो है मैंने, भाई तो मैं खोज रहा हूँ। दूसरा आपका क्या होता है, संकेत रासायनिक समीकरण। शब्द रासायनिक समीकरण अब ये यूज नहीं होता है। ये क्यों नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होता था वैज्ञानिकों को, मतलब कि रिएक्शन को बैलेंस करने में, क्योंकि ये ज़्यादा ऑक्यूपाइड कर लेता था प्लेस। जैसे देखिए इसमें तत्वों को क्या किया जाएगा, शब्दों में लिखा जाएगा। अब जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को हिंदी में मैग्नीशियम लिखना पड़ेगा या इंग्लिश में मैग्नीशियम लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन है तो उसको पूरा ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा, तब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो देखिए कितना ये ऑक्यूपाइड कर लिया, बहुत ज़्यादा जगह ले लिया ये। तो कुछ देर तक ये चला, उसके बाद इनको हटा दिया गया। ठीक है ना, संकेत वाला अभी जो यूज कर रहे हैं हम, कौन सा रासायनिक समीकरण लिखते हैं, सिंबल वाला, सिंबल केमिकल इक्वेशन। इसमें तत्वों को उसके संकेतों के रूप में लिखा जाता है, यही आजकल यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे Mg लिखेंगे, और ऑक्सीजन है इसको लिखेंगे O2 लिखेंगे, और ये क्या बनेगा आपका 2MgO बनेगा। ये बैलेंस किया मैंने इसलिए, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये कितना बड़ा जगह ले लिया, और जब इसको संकेत के रूप में लिखे तो ये बहुत छोटे जगह में ये पूरा हम लिख पाएँ। ठीक है, तो इसलिए संकेत रासायनिक समीकरण ज़्यादा बेनिफिट है, इसी को आजकल यूज किया जाता है। चलिए आगे आपका है, वही देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है
द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। ये जो रासायनिक समीकरण था आपका, ये जो रासायनिक समीकरण था, ये था क्या, लिखने के बेस पर, मतलब हम किस तरह से लिख रहे हैं, ये था आपका लिखने के बेस पर। एक शब्द रासायनिक समीकरण, एक आपका संकेत रासायनिक समीकरण, ये लिखने के बेस पर था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ये आपके दो प्रकार के होंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर आप बना रहे हैं या रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं, तो उसके बाएं तरफ दाएं तरफ, यानी बाएं तरफ अभिकारक और दाएं तरफ उत्पाद, दोनों का जो परमाणु संख्या है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए पहला प्रकार आपका क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, सिंपल सी वही बात है कि दोनों तरफ क्या है, बैलेंस होना चाहिए, सिंपल बात है। इसमें अभिकारक अभिक्रिया के दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। जैसे H2Cl2 ये हमारा क्या बना है, HCl बना है, ये हमारा क्या बना है, HCl बना है। तो आप देख सकते हैं कि इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है, तो दोनों तरफ बराबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, मतलब कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक ना। बहुत बार ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए, तो टेक्नीशियन एग्जाम में भी इस बार आया था। अब असंतुलित क्या बताने की जरूरत है, क्या असंतुलित बताने की जरूरत है, इसमें सिंपल बात है, बराबर नहीं होगा। इसमें क्या होगा, बराबर नहीं होगा। जैसे यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, इधर देखिए हाइड्रोजन भी एक है, क्लोरीन भी एक है, तो ये हमारा क्या है, नॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये तो सिंपल है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है, आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखते हैं मेरे भाई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया, यानी कि इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम ही इसका है संयोजन। संयोजन का मतलब क्या था, जुटना। कॉम्बिनेशन का भी मतलब क्या था, जुटना। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ जुटेगा और उससे एक नया पदार्थ बनेगा। कितना बनेगा, एक ही नया पदार्थ बनेगा, ज़्यादा, एक से ज़्यादा नहीं बनेगा। तो वही लिखे हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, चाहे तत्व या यौगिक हो, चाहे क्या हो, तत्व या यौगिक हो, आपस में जब अभिक्रिया कर लेगा तो उससे क्या बनेगा, एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होंगे भाई, पदार्थ क्या होंगे, तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तो अगर वो आपस में जुट रहे हैं, उससे एक ही पदार्थ नया बनना चाहिए, लेकिन नया होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए मेरे भाई कि मैग्नीशियम है, ये क्या साथियों, मैग्नीशियम है और ये आपका ऑक्सीजन है। दो यहाँ पर कितने हो गए, मैग्नीशियम भी एक तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व हो गया यहाँ पर। तो ये दो तत्व मिलकर क्या बना रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो एक ही है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ है, यहाँ एक ही कोई यौगिक है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई दूसरा है। एक ही प्रोडक्ट बन रहा है ना, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद एक ही बन रहा है, तो एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप समझिए कि ये संयोजन अभिक्रिया है। एक तरह से ट्रिक भी हो गया कि तीर के बाएं तरफ कितना भी आपका अभिकारक हो, लेकिन इधर प्रोडक्ट एक ही बनना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। समझ गए ना बात को। ये आपका नया पदार्थ है, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से आपका क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है, इसका गुण जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों से अलग है, तभी तो मानेंगे ना भाई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। गुण तो बिल्कुल अलग होना चाहिए। अगर इन दोनों का गुण इससे मिल जाएगा तो हम बोलेंगे भाई अभिक्रिया ये नहीं हुआ, तब तो ये भौतिक वाली प्रतिक्रिया हो गई। रासायनिक का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ नया चीज़ हमें देखने को मिले। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से यहाँ पर नया चीज़ बनाकर देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि आप मान चलिए कि बर्फ़ से क्या कर दिया, आप जल बना दिए, तो कोई नया चीज़ तो आप नहीं बना दिए, वापस हम जल से फिर बर्फ़ बना सकते हैं। तो वहाँ पर केमिकल चीज़ नहीं हुआ, वहाँ पर भौतिक चीज़ हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर साथियों जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्या बना है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। और आप यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्साइड से मिलकर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जल्दी कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना। चलिए, और ये जो कर भी देंगे तो उसका गुण अलग होगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का गुण अलग है, और यहाँ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है इसका गुण क्या बिल्कुल अलग है। लेकिन बर्फ़ से अगर आप पानी बना रहे हैं तो दोनों का गुण तो एक ही है, दोनों का फॉर्मूला एक ही है। बर्फ़ का भी H2O, पानी का भी H2O। लेकिन यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का अलग, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है या सूत्र क्या होता है, Mg होता है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है या संकेत क्या होता है, O2 होता है। लेकिन इन दोनों से मिलकर जो बना है MgO, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। समझ पा रहे हैं ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, नया पदार्थ बना है। कितना बना है, मात्र एक बना है। तो ये हो जाएगा आपका संयोजन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर बेसिकली ये NCERT का एग्जांपल दिया गया, तो मैंने वही लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो यहाँ पर दिख रहा है,
ये जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम के तार को यहाँ पर जलाया जाता है। यहाँ पर जो हमने रिएक्शन लिया है, यहाँ पर जो रिएक्शन लिया है, मैग्नीशियम का एक तार होता है, मैग्नीशियम का एक तार होता है, समझे। इस तार को क्या करते हैं हम जलाते हैं, इस तार को क्या करते हैं जलाते हैं। जब इस तार को जलाते हैं ना तो सफ़ेद प्रकार की ज्वाला निकलती है। क्या निकलती है? सफ़ेद ज्वाला निकलती है। ये प्रश्न पूछता है कि जब मैग्नीशियम का तार को जब जलाते हैं तो कैसी ज्वाला प्रकट होती है? सफ़ेद ज्वाला प्रकट होती है। कैसी ज्वाला प्रकट होती है? सफ़ेद ज्वाला। और जब मैग्नीशियम को पूरी तरह से जला देंगे तो चूँकि जलाने के लिए क्या उसको दे रहे हैं, ऑक्सीजन देंगे तभी ना जलेगा भाई। विदाउट ऑक्सीजन के तो कोई भी चीज़ नहीं जलता है। जलता है क्या? फायर, अगर कहीं आग लग रहा है तो वहाँ पर अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है तो वो आग और तेज़ी से लगेगा। अगर वहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो जो आपका फायर है वो बंद हो जाएगा, यानी कि समझिए कि आग वो आपका बुझ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन हम कह दिए हैं क्योंकि ऑक्सीजन के सापेक्ष वो जल रहा है। जो फायर लग रहा है वहाँ पर ऑक्सीजन, आसपास ऑक्सीजन है, तो बोलेंगे ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है? MgO बना रहा है। इसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो जो मैग्नीशियम जो है जलता है, जब इसको जलाते हैं तो कैसी ज्वाला निकलती है? सफ़ेद ज्वाला निकलती है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया का। जैसे देखिए यहाँ पर चूना है, ये आपका क्या है? CaO का चूना है, और इसको जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ये सिंपल आप बहुत बार किए होंगे। चूना, अभी मैंने बोला था ना, चूना के साथ आप पानी मिला दीजिए, क्या निकलेगा? बहुत ज़्यादा उष्मा निकलेगा। तो ये रिएक्शन होकर क्या बनेगा? ये बनेगा CaOH2। क्या बनेगा? ये CaOH2। और इसमें क्या निकलती है? बहुत ज़्यादा उष्मा निकलती है। इसमें क्या निकलती है? बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, उष्मा निकलती है। तो यहाँ पे देखिए एक ही पदार्थ बन रहा है, CaO + H2O, 2 अभिकारक हुआ, लेकिन इससे प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एक ही बन रहा है। कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? Ca मतलब कैल्शियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। मैंने शुरू में ही आपको वीडियो में बताया था, OH मतलब हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या निकलता है? बहुत ज़्यादा उष्मा भी निकलता है। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ देखिएगा ज़रा, दिए गए ऊपर की अभिक्रिया में बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, ये जो आपका साथियों हुआ है यहाँ पर, देखिए दिए गए ऊपर की अभिक्रिया में बुझे हुए चूने। अब ये जो CaOH2 हो गया, इसको क्या बोलेंगे? बुझा हुआ चूना बोलेंगे। क्यों बोलेंगे बुझा हुआ चूना? पहले चूना का सूत्र क्या होता है? CaO। जब इसमें पानी मिला दिए तो ये चूना क्या हुआ? बुझ गया। चूना में पानी मिल गया मतलब चूना बुझ गया, इसलिए उसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और जब चूना में पानी मिल जाएंगे तो बुझ जाता है, तो बुझा हुआ चूना हो गया। तो फॉर्मूला उसका होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका उपयोग जो है मेरे भाई, CaOH2 का उपयोग जो है, हम क्या करते हैं? इसका उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। वही लिखे हैं, दिए गए ऊपर की अभिक्रिया में बुझे हुए चूने के विलयन का। अब इसका जो है हम विलयन, इसका क्या करते हैं? विलयन यूज करते हैं। जो CaOH2 है इसको क्या करते हैं? इसका जलीय विलयन यूज करते हैं। और जब, क्योंकि पानी में मिल गया, ये आपका ये क्या मिल गया? पानी मिल गया है, तो इसी को क्या करते हैं? जब आप बनाए होंगे ना खुद, चूना में जब पानी मिलाएंगे तो वो क्या बन गया? चूना पानी बन गया, यानी कि बुझा हुआ चूना हो गया वो। और उसी का उपयोग क्या करते हैं? आप दीवारों पर पोतते हैं। दीवारों पर क्या करते हैं? पोतते हैं। तो वही हमने यहाँ पर क्या है लिखा है, जो दीवारों पर साथियों पोतते हैं, जो CaOH2 है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड कनेक्ट हो जाता है। अब बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कनेक्ट हो गया? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड साथियों क्या होता है? हमारे आसपास है कि नहीं? अरे हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं? वही कार्बन डाइऑक्साइड आके इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चिपकता है, जिसके कारण दीवारों पर जब आप चूना पोतते हैं, चूना पानी से पोतते हैं, तो एक परत जम जाता है, उजला उजला। क्या जम जाता है? एक परत जम जाता है, और उस परत का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट कब आया? कहाँ से आया? क्योंकि ये जो बुझा हुआ चूना है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड कनेक्ट हो गया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना लिया आपका? ये बना लिया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और जल आपका एक्स्ट्रा निकल जाता है। आप इस रिएक्शन को आसानी से समझ भी सकते हैं क्योंकि मैंने पहले बता दिया है। यहाँ देखिए, ये कैल्शियम जो आपका है, ये कैल्शियम इस CO2 से, कैल्शियम ये CO2 से आपका कनेक्ट होकर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और इसमें जल का जो है OH जो है, OH का 2 मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल इससे जो है, मतलब ये OH जो निकल के यहाँ क्या बन जाता है? जल बन जाता है। OH यहाँ निकल के क्या बन जाता है? जल बन जाता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। समझ पाए बात को? एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ जो चूना में पानी मिला है, पहले हम क्या मिला है? चूना में पानी मिला है, तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब ब्रश से हम दीवार पर मारेंगे तो वहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जिससे दीवारों पर मारते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसको बुझा हुआ चूना को, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे आसपास होता ही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? रिएक्शन कर लेता है, जिसके कारण क्या बनता है? दीवारों पर एक परत जम जाती है। वो परत
का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि ठोस होता है, समझ गए ना। और एक्स्ट्रा क्या बनता है, इसमें जल बनता है। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखना है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब आपके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस में जल बनेगा, ठीक है ना। चलिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिख भी दिया है। यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में मौजूद CO2 से क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, बोला है ना मैंने। वायु में मौजूद क्या होता है, हमारे वायुमंडल में आसपास हमारे मौजूद क्या होता है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेता है, इससे रिएक्शन करके आपका जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का परत जमा लेता है, ताकि आपका चमकने लगता है दीवार, समझ गए ना बात को, और जल एक्स्ट्रा बाहर आता है, ठीक है। चलिए अब ये जो आपका बना है यहाँ पर, अब ये जो बना आपका CaCO3, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम संगमरमर भी बोलते हैं। संगमरमर का सूत्र है ये किसका सूत्र है, संगमरमर का साथियों आपका ये सूत्र होता है CaCO3, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, संगमरमर का सूत्र बोलते हैं। अब जैसे आप देख लीजिए, और भी अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ आपको, कोयले का अगर दहन हम करते हैं तो कोयला आपका क्या है, कार्बन, कोयला क्या है, कार्बन, कोयला क्या है, कार्बन। तो कार्बन देखिए, हम संयोजन ही आपको समझा रहे अभी, कोयला के साथ क्या आएगा, ऑक्सीजन है, क्योंकि कोयला को जब दहन कर रहे हैं तो दहन करेंगे ऑक्सीजन के सापेक्ष में, बिना ऑक्सीजन के दहन ही नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप कोई भी चीज़ जला रहे हैं तो क्यों जल रहा है वो, क्योंकि आसपास उसके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आके उससे अभिक्रिया कर रहा है, तब वो चीज़ जल रहा है। आसपास ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं जल पाएगा। तो यहाँ पर कोयले को अगर आप जला रहे हैं तो मतलब उसके साथ ऑक्सीजन आ रहा है, तो मतलब कोयला यानी कि कार्बन, कोयला में आ गया कार्बन और ऑक्सीजन आ गया, तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। उसी तरह आप देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन गैस, ये दोनों मिलकर क्या बना लिया, CH3OH बना लिया। क्या बना लिया, CH3OH बना लिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते साथियों, ये आपका मेथेनॉल है। ये आपको क्या है, मेथेनॉल है। CH3OH आप क्या है, मेथेनॉल, ये ठीक है ना। क्या है आपका, ये मेथेनॉल अल्कोहल समूह का ग्रुप है। तो ये सारे जो हमने लिखा है सब में क्या है, देखिए इधर आपका एक ही प्रोडक्ट है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, समझ गए ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहचानने का एक तरीका और है कि सिंपल आप देखिए, अगर तीर के दाएं तरफ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो वो आपके क्या होंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे, संयोजन अभिक्रिया होंगे, समझ गए ना। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है, ऊपर दिए गए अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण थे, यानी कि हैं, थे, जो भी है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखते हैं, क्या देखते हैं, ऊष्माक्षेपी कुछ भी नहीं है, संयोजन से ही क्या होता है, ऊष्माक्षेपी का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर देखिए कि जब आपका चूना को जल में मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, बहुत ज़्यादा क्या निकलता है, ऊष्मा भी निकलती है। तो सिंपल सी बात है, जिस भी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगा उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, और जिस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें ऊष्मा देना पड़ेगा उसे बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ऊष्माक्षेपी क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी मतलब हो गया निकलना, यानी ऊष्मा बाहर आएगा, हम ऊष्मा देंगे नहीं, खुद ब खुद ऊष्मा बाहर आएगा। अब बताइए, चूना और पानी में मिलाने के लिए हमने क्या कोई हीट दिया था, नहीं दिया था, खुद ही निकला था, तो खुद निकला तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी, यानी कि एक्सोथर्मिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक्सोथर्मिक इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस किसको बोलते हैं, जो मीथेन आपका है वो क्या होता है, प्राकृतिक गैस होते हैं। मीथेन आप देखेंगे कि जो जीवाश्म होते हैं, यानी कि जब हजारों करोड़ों साल पहले जो है, जब एक मतलब कह सकते हैं खतरनाक जो अकाल आया था, मतलब उल्का पिंड जब आया था, बहुत ज़्यादा अकाल आया था, उस समय क्या हुआ साथियों, जो त्राहिमाम आया था, मतलब आपदा समझ लीजिए एक तरह से, प्राकृतिक आपदा जो आया था, उसके कारण क्या था, कई जीव, मनुष्य, पेड़ पौधे जो है ज़मीन के अंदर धंस गए थे। उसी से क्या होता है साथियों, वो सर गल के क्या होता है, उससे मीथेन गैस का निर्माण होता है, समझ गए बात को। तो प्राकृतिक गैस क्या बोलते हैं, मीथेन। प्राकृतिक गैस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका निर्माण जीवों से ही हुआ है, नेचुरली आपदा से इसका निर्माण हुआ है, समझ गए ना। तो इसको जब हम दहन करते हैं, मीथेन गैस को जब दहन करते हैं तो इससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल निकलता है और आपका ऊर्जा निकलता है। ये जो ऊर्जा है ये क्या है भाई, ऊष्मा ही तो है, भाई ऊष्मा ही तो है। मैंने बताया था आपको फिजिक्स वाले में, अभी तो फिर से हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, कि ऊर्जा के कई रूप हैं। ऊर्जा ऊष्मा के रूप में रहता है, ऊर्जा ध्वनि के रूप में रहता है, ऊर्जा प्रकाश के रूप में रहता है। ऊर्जा के कई रूप हैं लेकिन है सब एक ही है, समझ गए ना। तो यहाँ पर जो ऊर्जा निकला, वो क्या है, ऊष्मा ही है, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए, जब प्राकृतिक गैस का दहन कर रहे हैं तो क्या हमें निकल रहा है, यहाँ पर ऊष्मा निकल रहा है। क्या निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है। तो ऊष्मा निकल रहा है, जिस भी रिएक्शन में ऊष्मा निकले उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए, जिस तरह से कैल्शियम, ये तो मैंने बोल ही दिया है
ये तो मैंने बोल ही दिया, वही रिएक्शन है, चूना और पानी, यहाँ भी उष्मा निकल रहा है, मतलब उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब इसी का जस्ट उल्टा होता है। अच्छा, कुछ इसके एग्जांपल है, जैसे देख सकते हैं, श्वसन भी आपका क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब बोलेंगे सर श्वसन तो हमें पता ही नहीं है, ये तो बायोलॉजी का टर्म आ गया। अरे बताए हैं बायोलॉजी में, इसीलिए जो शुरू से नहीं देख रहे उसको दिक्कत है। ग्लूकोज के साथ बताया था ना C6H12O6, जब ऑक्सीजन इसके साथ आया था तो क्या बना था, ये बना था आपका, हमें ऊर्जा मिला था, प्लस में CO2 मिला था, प्लस में H2O मिला था। तो ये ऊर्जा निकला, तो ऊर्जा किसका रूप है, उष्मा का ही तो रूप है, बोले ना मेरे भाई। तो ये यहाँ पर भी निकल रहा है, तो बोलेंगे श्वसन क्या है, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों बोल रहे हैं, अच्छा ये पूरी प्रक्रिया क्या है, श्वसन है। मैंने बायोलॉजी में पहले आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला करा दिया, इसीलिए कहा था शुरू से जरूर आप देख लें। 25 मैराथन जो है ये कोई मजाक नहीं है मेरे भाई, इसमें इतना मेहनत हमारा लगता है, और आप उसको अगर पूरा देख लेंगे तो मेरा मेहनत आपके मेहनत में बदल जाएगा। ठीक है ना, चलिए। तो श्वसन भी आपका क्या है, उष्माक्षेपी ही अभिक्रिया, क्योंकि इसमें भी ऊर्जा निकल रही है। ठीक है, और ये जो आपका एग्जांपल है, शाक सब्जियों का भी विघटित होकर कंपोस्ट खाद बनना भी क्या है, उष्माक्षेपी रिएक्शन ही है। पूछता ये कि वनस्पति पदार्थ, जैसे कि आपका सब्जी के छिलके हो गए, जो खाना आपका सड़ गया है, महक गया, उसको आप फेंक दिए, कचरा मतलब डस्टबिन में रख दिए और वो उसको ढक दिए, तो वो क्या, उस पर क्या होता है, सूक्ष्मजीव अटैक कर साथियों क्या करते हैं, उसको विखंडित करते हैं, मतलब तोड़ देते हैं, जिससे क्या होती है, उष्मा बाहर आती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, उष्मा बाहर आती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि साग सब्जियों का जो विघटन होता है, जो कंपोस्ट बनता है, उसमें उष्मा निकल रही है, इसलिए बोल रहे हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ गए ना बात को, चलिए। अब इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, उष्माशोषी। क्या हो जाएगा, उष्माशोषी, एंडोथर्मिक, उष्माशोषी। ठीक है ना, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं लिखा है, मैंने मतलब एग्जाम्पल कह रहा हूँ, मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिखा हूँ, लेकिन समझिए बात को। उष्माक्षेपी क्या होता है, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा खुद उत्पन्न होती है, मतलब अभिक्रिया कराने के लिए उष्मा नहीं दे रहे हैं। लेकिन उष्माशोषी में क्या है कि अभिक्रिया कराने के लिए उष्मा देना पड़ रहा है, इसमें अलग से उष्मा उत्पन्न नहीं हो रही है। इस मतलब उष्माशोषी प्रोसेस में हमें अभिक्रिया कराने के लिए उष्मा देना पड़ रहा है, अलग से उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो जिसमें उष्मा को देना पड़ रहा है अभिक्रिया कराने के लिए, रिएक्शन कराने के लिए, वो रिएक्शन कौन सा होगा, उष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण वाला देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण जो आपका होता है, प्रकाश संश्लेषण देखिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर लिया है, C6H12O6 उल्टा हो गया ये, देखिए ये एग्जाम्पल यहाँ पर उल्टा हो गया, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए देखते मुझे पता चल गया कि उल्टा लिखा गया ना, इस मतलब ये वाला जो है, ये वाला आपका जो है, ये वाला इधर रहना चाहिए ना, ये वाला आपका इधर रहेगा, क्योंकि ये अभिकारक है, ये आपका उत्पाद है। ठीक है ना, तो जिसके पास ये नोट्स है, कृपया करके उसे जरूर उसे क्या कर लें, सुधार कर लें। कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, हमने अच्छे से नहीं देखा होगा ना, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, जिसके पास ये नोट्स है आप जरूर इसको सीधा कर लें। देखिए प्रकाश संश्लेषण मैंने अच्छे से आपको कराया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों मिलते हैं, और क्या मिलते हैं, सूर्य का प्रकाश, क्या मिलते हैं, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, और प्लस में क्या मिलता है, क्लोरोफिल, क्या मिलता है, क्लोरोफिल। तो इसके बावजूद क्या बनता है, तो बनता है आपका ग्लूकोज C6H12O6 बनता है आपका, और ऑक्सीजन गैस निकलता है, और एक्स्ट्रा जल आपका निकलता है। यही होता है रिएक्शन आपका, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया कराते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। लेकिन मैंने बताया था अगर सनलाइट नहीं देंगे तो क्या यहाँ पर ये अभिक्रिया होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो सनलाइट दे रहे हैं तो ऊर्जा है ना भाई, ये क्या ऊर्जा है, तो यानी कि ऊर्जा देना पड़ रहा है हमें, यहाँ ऊर्जा हमें देना पड़ रहा है अभिक्रिया कराने के लिए, तो इसलिए इसको बोल देंगे उष्माशोषी अभिक्रिया। तो अगर पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, तो उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, तो इसको कृपया करके आप जो है, इसको कृपया करके आप लोग थोड़ा सा, जिसके पास ये नोट्स है, आप इसको जरूर थोड़ा सा क्या कर ले, ये आपका अभिकारक हो गया, इसको बाएं तरफ लिखे, इसको दाएं तरफ, ये उत्पाद आपका। ठीक है, तो सीधा कर लेना थोड़ा सा ना। चलिए, आप उष्माक्षेपी रिएक्शन में उष्मा के बदले ऊर्जा लिख सकते हैं। तो मैंने बोल ही दिया आपको, ऊर्जा के कई रूप है, उष्मा रूप है, ध्वनि रूप है, प्रकाश रूप है, बहुत सारे रूप हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। कोई अगर इसका इंग्लिश लिखना चाहता है तो इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो चाहता है कि नहीं सर हमें इंग्लिश भी लिखना है, तो आप इंग्लिश को लिख सकते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसको कहते हैं। ठीक है ना, और जो संयोजन हमने बताया था उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना,
तो वियोजन अभिकरण, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, इसका क्या मतलब है? देखिए, वियोजन का मतलब होता है टूटना, संयोजन का मतलब जुटना, वियोजन का मतलब टूटना, और सेम मतलब होता है अपघटन का। अपघटन का भी मतलब होता है टूटना। जैसे मैं कहूँ कि ये मेरा मार्कर है, इसका अपघटन कर दो, मतलब टुकड़े टुकड़े कर दो, या इसका वियोजन कर दो, तोड़ के फेंक दो इसको, तो वियोजन हो गया। अगर मैं कहूँ इसका संयोजन कर दो, तो जितने भी टुकड़ा टूटा था उसको जोड़ दिए, तो संयोजन हो गया। समझ गए ना? तो संयोजन का सेम उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या था कि दो अभिकारक था, जुड़ के एक बना रहा था। इसमें क्या है कि एक टूटेगा, दो से ज़्यादा बन जाएगा, तो सेम उल्टा है। तो ये पूछ भी लेता है कि वियोजन अभिक्रिया किस अभिक्रिया का जस्ट उल्टा है, तो संयोजन का उल्टा है। समझ गए ना? तो इनको परिभाषा पढ़ते हैं। जब एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया का हम डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं लिख सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया 3 तरीके से हो सकता है। कितना तरीका से? 3 तरीका से। पहला है कि यह अभिक्रिया 3 तरीके से होता है ऊष्मा की उपस्थिति में। क्या? ऊष्मा की उपस्थिति में। ऊष्मा की उपस्थिति में जो होगा ना, उसे कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। क्या कहेंगे? ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना, ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। फिर दूसरा जो होता है वो होता है प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसको कहेंगे प्रकाश अपघटन। क्या कहेंगे? प्रकाश अपघटन कहेंगे। फिर तीसरा आपका होता है विद्युत की उपस्थिति। विद्युत का मतलब करंट, विद्युत का मतलब करंट। तो विद्युत की उपस्थिति में तो ये क्या होगा? आपका विद्युत अपघटन होगा। क्या होगा? विद्युत अपघटन होगा। अब मैं आपको बारीकी से सभी के एग्जाम्पल को समझाता हूँ। पहला क्या है? ऊष्मा की उपस्थिति में। बोलेगा कि ऊष्मीय अपघटन किसे कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बोलिएगा ऊष्मा की उपस्थिति में होने वाले अपघटन को ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले अपघटन को प्रकाश अपघटन कहते हैं। विद्युत की उपस्थिति में होने वाले अपघटन को विद्युत अपघटन कहते हैं। तो लिखने का कोई जरूरत नहीं था, बोल दिया तो ऐसे ही समझ गया। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं CaCO3। क्या? CaCO3। तो जब ये क्या है? यह है चूना पत्थर। क्या? ये चूना पत्थर। इस बात को आप ध्यान रखिए। सूत्र पूछ देता है कि चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। इसी को हम संगमरमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगमरमर भी इसी को बोलते हैं। खड़िया भी हम इसी को बोलते हैं। खड़िया भी हम इसी, यानी कि CaCO3 का क्या नाम है? इस सब नाम है। तो ये सब एग्जाम में खूब पूछता है। खड़िया का सूत्र बताइए, संगमरमर का सूत्र बताइए, चूना पत्थर का सूत्र बताइए। ठीक है। तो जब CaCO3 का हमें तोड़ना है, सवाल क्या कर रहा है? एकल अभिकर्मक मतलब एक अभिकर्मक। अभिकर्मक मतलब यहाँ अभिकारक। जब इसको तोड़ना है हमें, तोड़ेंगे कैसे? इसमें हमें एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एनर्जी। एनर्जी के रूप में यहाँ हमें ऊष्मा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देते हैं ऊष्मा। क्या देते हैं? ऊष्मा। तो जब ऊष्मा मतलब जब इसको हम गर्म करते हैं CaCO3 को, तो ये 2 भाग में टूट जाता है, CaO में यानी कि चूनों में, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो जब CaCO3 अकेला था, जब एकल अभिकर्मक टूट कर, एकल अभिकर्मक एक ही अभिकर्मक था, टूट कर कैसे टूटा? इसमें एनर्जी डाले। किस रूप में? ऊष्मा के रूप में। तो ये 2 या 2 से अधिक है, 2 में टूटेगा, कम से कम 2 में, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो CaO में टूटा और CO2 में टूटा। तो ये जो रिएक्शन हुआ है ना, ये रिएक्शन कौन सा हमारा है? वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन का भी कौन सा? ऊष्मीय अपघटन, यानी कि ऊष्मा के रूप में टूटा, ऊष्मीय अपघटन। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। और ये बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, पूरा बैलेंस है। अब बात करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी बात करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में। तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या होता है? Ag होता है। क्या होता है? AgCl होता है, यानी सिल्वर क्लोराइड होता है। क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। AgCl क्या बोलते हैं? सिल्वर, और Cl मतलब क्लोराइड। ये सफ़ेद पाउडर होता है, सफ़ेद पाउडर होता है। जब इसको आप सूर्य की उपस्थिति में रख दीजिएगा ना, एक चाइनीज़ वाला कटोरा ले लीजिएगा, उधर का एक चाइनीज़ वाला उधर का कटोरा ले लीजिएगा, और इसमें क्या कीजिएगा? उधर का पाउडर होता है इसका AgCl का, इसको आप क्या कीजिएगा? जहाँ धूप है वहाँ जाके रख दीजिएगा। तो देखिएगा क्या होगा कि इसमें जो है ना Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। तो जब ये रिएक्शन होगा, रिएक्शन किसकी उपस्थिति में? एनर्जी इसमें डालेंगे, क्योंकि तोड़ना है ना, हमें एकल अभिकर्मक है, तोड़ना है। इसे तोड़ के 2 भाग में तोड़ना है। तो इसमें तोड़ने के लिए क्या दिए? ऊर्जा दिए। ऊर्जा के रूप में क्या दिया? यहाँ पर प्रकाश दिए। क्या दिए? प्रकाश दिए। तो ये किस में टूट गया? ये टूट जाएगा Ag अलग में, और इससे क्लोरीन गैस निकलता है, इसमें टूट जाएगा। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेते हैं। Ag एगो है तो Ag एगो इधर है, Cl एगो है, Cl 2 है, तो यहाँ भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 गुना Ag 2 Ag हो गया, तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। अब देखिए 2 Ag 2 Cl 2 Ag 2 Cl, तो ये क्या? बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। तो जब AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ते हैं तो Ag और Cl बन जाता है। अच्छा, सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है? उजला होता है। लेकिन जब ये प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है तो ये सिल्वर जो टूट गया ना, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, तो सिल्वर कलर धूसर हो जाता है। कैसा हो जाता है? धूसर, मतलब बेकार कलर, मटी यही नहीं बोल सकते हैं आप, धूसर कलर हो जाता है। ठीक है ना? पूछता है। तो ये आपका क्या हो गया? प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन। तो सारी चीज़ में यहाँ पर देखिए अपघटन है, टूटने का ही काम हो रहा है, वियोजन का ही काम हो रहा है।
अब एक आपका है विद्युत की उपस्थिति में विद्युत अपघटन। तो इसमें क्या है कि पानी आपका जान पे करता है H2O, पानी होगा करता है। तो पानी में है ना, इसे इसको थोड़ा समझाते हैं। इसे मान से एक मग आप ले लीजिएगा, ये आपके बर्तन ले लिए, इसमें क्या डाल दिए हैं, पानी डाल दिए, क्या डाल दिए हैं, पानी H2O डाल दिए। अब हम सोचना है कि पानी में करंट देके, अब बोलो पानी में करंट चलता है, बिल्कुल चलता है, क्योंकि H2O जब इसमें करंट डालते हैं फ्री आयन इसमें होता है। तो जैसे इसमें पानी में करंट डालते हैं ना, तो होता क्या कि H अलग होता है। तो इसमें समझाते हैं आपको बढ़िया तरीके से। इसमें इसको तोड़ने के लिए क्या देना पड़ेगा, एनर्जी। एनर्जी के रूप में यहाँ में करंट दे रहे हैं, यानी कि विद्युत दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, विद्युत दे रहे हैं। तो होता क्या है कि इससे हाइड्रोजन अलग हो जाता है और आपका ऑक्सीजन अलग हो जाता है। हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। किसकी उपस्थिति में, आपके करंट की उपस्थिति में। यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रोड लगा दीजिएगा। इसे पानी में क्या डालना, 2 इलेक्ट्रोड। थोड़ा सा मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड। अब बोलो सर इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है जिस पर आयन मुक्त होते हैं, जिस पर आयन क्या होता है, मुक्त होते हैं। एक इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड, इसका नाम क्या है, कैथोड नाम है। थोड़ा इसको ध्यान समझिएगा। और इसका नाम क्या है, कैथोड इलेक्ट्रोड, सॉरी इसका नाम एनोड है। इसका नाम क्या है, एनोड है। ये होता है आपका प्लस होता है और कैथोड आपका माइनस होता है। तो और इसको क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। और बैटरी में कुंजी लगा देते हैं, ये कुंजी। तो जैसे कुंजिंग दबाएंगे तो बैटरी से क्या होगा, बैटरी ये बड़का वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस। तो इससे क्या होगा, करंट जाएगा सीधे पानी में जाएगा। पानी में जाने के बाद क्या होगा, जो H2O है इसमें जब करंट जाएगा तो किस में टूटेगा, H2 में टूटेगा और O2 में, यानी कि हाइड्रोजन गैस में टूटेगा और ऑक्सीजन गैस में टूटेगा। तो हाइड्रोजन गैस जो है ना आपका, वो चला जाता है इस एनोड पर। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस आ जाता है और बच गया कौन, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस आपका आ जाता है कैथोड पर। सर हम कैसे जानेंगे कि ऑक्सीजन आपका एनोड पर गया, गलती लिख दिए क्या हम, सॉरी गलती लिख दिया, एक मिनट गलती लिख दी, सॉरी सी। कैथोड जो है, कैथोड माइनस है, इस पर आएगा आपका H2 आएगा, इस पर क्या आएगा, H2 आएगा और एनोड आपका O2 आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बोलने में। तो कैथोड जो है इस पर H2 आया और एनोड पर O2 आया, तो हम कैसे जानेंगे। देखिए आपको पता है कि दुनिया में प्लस जो है किसके पास जाएगा, माइनस के पास जाएगा, और माइनस किसके पास जाएगा, प्लस के पास जाएगा। यानी कि हमेशा उल्टा है। जैसे प्लस को यहाँ आप लड़का समझ लीजिए, प्लस को क्या समझिए, लड़का समझ लीजिए, और माइनस को आप लड़की समझ लीजिए। तो बोलिए ब्याह तो लड़के लड़की में होगा, ऐसा थोड़ा है कि माइनस लड़की है और माइनस में लड़की ब्याह हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यानी कि प्लस वाला किसको चाहेगा, माइनस वाले को। तो आपका जो हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन किसके पास गया है, कैथोड के पास। किसके पास गया है, कैथोड के पास। और हाइड्रोजन जो होता है, ये आपका हाइड्रोजन जो होता है ये प्लस होता है। ये क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस है तो किसके पास जाएगा, माइनस वाला के पास। और माइनस कौन था, कैथोड। तो इसीलिए कैथोड के पास हाइड्रोजन गया हुआ है। अब एनोड आपका क्या होता है, प्लस होता है, और ऑक्सीजन इसके पास गया हुआ है। तो ऑक्सीजन जो होता है आपका, ये होता है माइनस। तो माइनस किसके पास जाएगा, प्लस के पास। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अपघटन भाई पूरा आप अच्छे तरीके से समझ गए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा ये बैलेंस नहीं है तो इसको आप बैलेंस कर लीजिए, इधर 2 लगा लीजिए, 2 दूनी 4, इधर 2 लगा लीजिए। तो ये बैलेंस आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया समझने के लिए आपको ये चीज़ जो हम लिखे हुए हैं ये आपको याद रहना चाहिए। अब बोलो सर ये क्या है, ये है आपका अभिक्रियाशीलता श्रेणी, मतलब अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए सबसे ऊपर कौन है, पोटेशियम। के मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, Ca मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम। तो ये पूरा अब तक Au तक मतलब 16 तक है। तो इनमें सबसे ऊपर जो है वो सबसे पावरफुल तत्व है, मतलब कि उनकी अभिक्रियाशीलता बहुत ज़्यादा है, समझ गए ना। और जो सबसे नीचे है उनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम है। तो जिनका अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होगा वो पावरफुल होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन कह रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक में से तत्वों को विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब जानते हैं क्या होता है, हटाना। क्या होता है, हटाना। यानी विस्थापन का मतलब होता है हटाना, यानी कि लात मार के भगा देना बोल सकते हैं। तो समझते हैं रिएक्शन। जैसे मानते हैं हमारे पास एक जॉर्डन तत्व है, जिंक क्या तत्व है, इसके साथ हमारा है H2SO4। क्या है, H2SO4 है। तो ये रिएक्शन बन के आखिर होगा क्या, जिंक हमारे पास कोई तत्व है और H2SO4 कोई यौगिक है, तो ये दोनों क्या है, अभिकारक होगा। अब इनसे उत्पाद क्या बनेगा, ये आपका मैटर करता है इस पर, यानी कि ये तत्व कैसा है। देखिए जिंक, देखिए इस दुनिया में कोई भी प्लस वाला चीज़ है तो वो हमेशा किसके साथ जाना चाहता है, माइनस वाला के पास जाना चाहता है। यानी कि प्लस वाला लड़का यानी प्लस वाला पति और माइनस वाला पत्नी, तो पति हमेशा पत्नी के साथ रहेगा ना। तो वही बात है कि जिंक यहाँ हो गया, जिंक जो है ना धातु है, जिंक क्या है, धातु है, और ये होता है प्लस। क्या होता है, प्लस होता है। अब ये प्लस है तो किसको खोजेगा, माइनस वाला के पास खोजेगा। लेकिन जब यहाँ देखिए H2SO4 में H जो है ये प्लस है और SO4 क्या है, माइनस। इस पर 2 चार्ज होता है, माइनस 2 चार्ज होता है। तो H प्लस है और SO4 माइनस है। तो H प्लस है तो प्लस वाला पति हो गया
पत्नी खोजेगा तो ये तो पत्नी के साथ अपना मतलब इसका शादी हो गया बढ़िया तरीके से, लेकिन जिंक बेचारा अभी क्या है, कुंवारा है। जिंक पर जो होता है ना ये +2 चार्ज होता है, कितना होता है, +2 चार्ज होता है, ठीक है ना। तो आप सोचेगा कि जिंक सोच रहा है कि H2 को भगा के तनी एक शादी हम कर लें, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा कि जिंक को H2 से ज़्यादा ना पावरफुल होना पड़ेगा। तो देख लीजिए आप इधर जिंक देखिए कहाँ है और हाइड्रोजन कहाँ है, तो मतलब जिंक क्या है, ज़्यादा पावरफुल है। तो जिंक जो है H को लात मार के भगा सकता है और SO4 के साथ शादी बंधन बना सकता है। तो वही यहाँ पर होने वाला, ठीक है ना। तो जिंक किसके साथ जब चला जाएगा, ये SO4 से चला जाएगा। तो क्या बन, देखिए जिंक पर जो होता है वो +2 चार्ज होता है, क्या होता है, +2 चार्ज। इदू को प्लस को हम ऐसे लिख सकते हैं, और SO4 पर भी क्या होता है, -2 चार्ज होता है। तो दोनों पर चार्ज क्या बैलेंस है, तो क्या बनेगा सीधा Zn क्या बनेगा, Zn बन जाएगा। और बेचारा H2 को लात मार के भगा दिया तो मर जाओ वहाँ से, तो H2 बेचारा अकेला हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाता है। ये जो तीर का निशान ऐसे हम लिखे है ना, इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अगर ऐसे लिख देते तो हाइड्रोजन गैस बन रहा है, यानी कि नीचे बढ़ गया, समझ गए ना, इस बात को समझना होगा आपको। तो वही यहाँ पर हुआ है। तो Zn क्या किया, H2SO4 में से H2 को क्या किया, विस्थापित कर दिया, हटा दिया, और SO4 के साथ अपना जुड़ गया। तो ये रिएक्शन आपका बना हुआ। समीकरण बिल्कुल बैलेंस है, बैलेंस की जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्या था, विस्थापन अभिक्रिया था, समझ गए ना। अब देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक बात और कि विस्थापन का एक और नाम है, इसको एकल विस्थापन कहीं कहीं आपको दिख जाएगा, एकल। तो एकल या विस्थापन एक ही बात हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अब समझ लेते हैं द्विविस्थापन क्या होता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब थोड़ा इनको समझते हैं बढ़िया तरीके से। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई तत्व है, मान चलिए है AB है और +CD है। अभी आपको समझा रहा है, AB क्या, ये भी अभिकारक है, CD क्या, ये भी अभिकारक है। तो ये अभिकारक जो है अभिक्रिया करके उत्पाद कैसा बनेगा, ये डिपेंड करता है किस पर, कि आयन हमारा कैसा है। देखिए इसमें A है ना, तो A आपका पॉजिटिव होगा और B आपका नेगेटिव होगा। इसमें भी C आपका पॉजिटिव होगा और D आपका नेगेटिव होगा। तो सिंपल है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला सकेगा, यानी A चला जाएगा D के साथ और B चला जाएगा C के साथ, सिंपल है। इसी तरीके से इसमें रिएक्शन होगा। तो बोल क्या रहा, आयन का आदान प्रदान। आयन का मतलब क्या हुआ, एगो प्लस आयन एगो माइनस आयन, बोले तो धन आयन ऋण आयन, समझ गए ना। तो आयन जा रहा है, इसका प्लस इसके माइनस साथ और इसका माइनस इसके प्लस साथ, आयन का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो आपका द्विविस्थापन। अब इसको हम एग्जांपल एक समझते हैं। जैसे हम ले लेते हैं बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं BaCl2, और इसके साथ ले लेते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जब इनको हम रिएक्शन कराएंगे, देखिए होता क्या है कि BaCl2 ये भी पाउडर रूप में होता है, चूर्ण रूप में, ये भी चूर्ण रूप में होता है। तो अब इनको क्या करते हैं, एक हम अलग बीकर में ले लेते हैं इस तरीके से। तो BaCl2 इसमें डाल देते हैं पाउडर के रूप में, ठीक है ना। इसको Na2SO4 इसमें डाल देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं। क्या करते हैं, इसमें पानी मिला देते हैं। तो क्या होगा, दोनों घुल जाएगा, ये भी घुल गया, ये भी घुल गया। तो इसका बन गया जली विलीन। क्या बन गया, जली विलीन, यानी बोल देंगे AQ। तो इसको हम यहाँ AQ के रूप में लेते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर AQ, और इसमें भी पानी मिला देंगे, ये भी घुल जाएगा, तो इसको भी AQ के रूप में, यानी कि जली विलीन। AQ का मतलब होता है एक्वास सॉल्यूशन। क्या होता है, एक्वास सॉल्यूशन। एक्वास सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं जलीय विलयन। तो दोनों को हमने क्या किया, जलीय विलयन में लिया है, इसका भी जलीय विलयन, इसका भी जलीय विलयन। अब क्या कर रहा है, एक तीसरा बीकर हमारे साथ है। अब ये जो पानी मिला है, इन दोनों को उठा के हम इसमें डाल देते हैं। सुनेगा ध्यान से, ये दोनों जो है, इन दोनों को उठा के हम इसमें डाल देते हैं। तो क्या होगा, BaCl2 और Na2SO4 एक साथ आ जाएगा। तो एक साथ आएगा तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा, उसके साथ उत्पाद बनेगा। तो देखते हैं क्या उत्पाद बनता है। तो देखिए बेरियम जो है ये आपका होता है पॉजिटिव, ये क्या होता है आपका पॉजिटिव, इस पर +2 चार्ज होता है, और Cl जो होता है ये नेगेटिव, इस पर -1 चार्ज होता है। इसमें Na सोडियम जो है ये पॉजिटिव होता है, इस पर +1 चार्ज होता है, और SO4 जो है नेगेटिव, इस पर -2 चार्ज होता है। तो वही बात है, प्लस वाला माइनस साथ, माइनस वाला प्लस साथ। तो देखिए ये Ba है, प्लस है, किसके साथ जाएगा, ये चला जाएगा आपका SO4 साथ। तो Ba पर भी +2 चार्ज, इस पर -2 चार्ज, तो +2 चार्ज -2 चार्ज, दोनों बैलेंस है, तो सिंपल बनेगा BaSO4। तो ये आपका बनेगा BaSO4 बन जाएगा, ठीक है ना। अब कौन बच गया, BaSO4 का काम हो चुका है, बचा NaCl, Na पर 1 चार्ज, Cl पर 1 चार्ज, तो दोनों बैलेंस है, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो ये आपका बेरियम सल्फेट हो गया, ये आपको हो गया बेरियम सल्फेट, और ये आपका क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, या जिसको आप नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा यहाँ पर कि बेरियम सल्फेट जो बना है ना, ये अवक्षेप के रूप में बना है। किस रूप में बना, अवक्षेप रूप में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अवक्षेप। हमने बोला था कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, अवक्षेप बने या रंग में परिवर्तन हो तो वो आपका क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो ये इसका अवक्षेप बन गया है। ये जो इसको इसमें मिलाएंगे ना, तो इसमें क्या है कि BaSO4 जो है, BaSO4 नीचे आपका जम जाता है गदरी टाइप का, तो उसको अवक्षेप बोलते हैं। तो उजला अवक्षेप बनता है, कैसा बनता है, उजला अवक्षेप। पूछता है सवाल में
कि जब BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो BaSO4 NaCl बनता है। तो BaSO4 जो बेरियम सल्फर है इसका कलर कैसा होता है, अवक्षेप का कलर कैसा होता है, उजला होता है। समझ गए ना। तो ये भी आप जो है अभिक्रिया समझ चुके हैं। अच्छा, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस को कर लेते हैं, लेते हैं Ba एगो है, Ba एगो, ठीक है ना, Cl दूगो है, Cl एक एगो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना करे 2 NO भी हो गया, तो Na2 यहाँ है पहले से, तो Na दूगो Cl और दूगो Cl बराबर है Ba एगो SO4 बिल्कुल ये क्या बैलेंस है। तो ये आपका क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। बस खत्म ही होने वाला, 10-12 मिनट और लगेगा फिर आपका ये खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि उपचयन अभिक्रिया क्या होता है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दोनों का एक ही नाम है। उपचयन बोलिए या ऑक्सीकरण बोलिए, एग्जाम में आपको दोनों देखने को मिल जाएगा, कभी उपचयन देखने को मिलेगा, कभी ऑक्सीकरण देखने को मिलेगा। तो किसे कहते हैं, देखिए, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो। ह्रास का मतलब होता है कमी, ह्रास का मतलब क्या था, कमी, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी क्या कहलाएगा, उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाएगा। सेम उसी तरह अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया क्या कहलाएगा। देखिए, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, अपचयन कहलाएगा। ठीक है ना, अब समझ गए होंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल इसका लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कॉपर है, क्या है, कॉपर है, इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इधर हम चाइनीज़ कटोरा ले लेते हैं, Cu का एकदम चूर्ण रूप ले लेते हैं कॉपर का। आपको पता है कि जो आपका कॉपर का कलर था वो कैसा होता है, हल्का भूरा होता है। कैसा होता है, भूरा होता है। अब इस कॉपर का जो चूर्ण मतलब पिसा हुआ कॉपर ले लिए, तो इसको क्या करना है, हमें गर्म करना है। क्या करना है, बर्नर से इसको हम गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको बर्नर से गर्म कर रहे हैं। तो गर्म कर रहे हैं तो कॉपर क्या होगा, जलेगा, यानी कि उसमें आग, तो मतलब ऑक्सीजन दे रहा है तो कुछ ना कुछ ताप उसमें जाएगा ना, तो जलेगा मतलब क्या, ऑक्सीजन के सापेक्ष, यानी ऑक्सीजन आएगा तो हम बोलेंगे Cu के साथ कौन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। कौन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। अब जब ये ऑक्सीजन भी इसमें मिल जाएगा तो होगा क्या कि इसमें अभिक्रिया होगा। क्या होगा, अभिक्रिया होगा, और अभिक्रिया होकर बन जाएगा CuO बन जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ CuO कैसे बना। देखिए, Cu पर जो होता है वो होता है +2 चार्ज, कितना, +2 चार्ज, और O पर होता है -2 चार्ज। तो दोनों बैलेंस है तो क्या बना है, CuO। तो आप समझ गए होंगे। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लीजिए, Cu एगो O दूगो, तो O 2 यहाँ लगा दीजिए, 2 यहाँ लगा दीजिए, 2 Cu और 2 O बैलेंस हो गया। अब जरा देखिएगा, हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, उपचयन अभिक्रिया समझाना चाह रहा है या ऑक्सीकरण समझाना चाह रहा है। देखिए, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो तो किसे कहेंगे, मतलब क्या कहलाएगा, उपचयन। तो देख लीजिए, यहाँ ऐसा ही कुछ हो रहा है। Cu यानी कॉपर के साथ इधर ऑक्सीजन था क्या, नहीं था, सिर्फ इससे जुड़ने वाला था, लेकिन Cu में ऑक्सीजन सटा नहीं है। लेकिन अभिक्रिया होने के बाद Cu में ऑक्सीजन सट गया, मतलब Cu में क्या हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। Cu में क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन कहलाएगा। बस यही था हमारा, ठीक है ना। अब देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब जो CuO बना है इसको हम CuO को वापस ले लेते हैं, इसको कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड कलर कैसा होता है, काला। कैसा होता है, काला कलर होता है। क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ में आ गया। अब जरा देखिएगा, इस CuO को अब हम इसमें हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कराते हैं। किससे कराते हैं, जो कॉपर ऑक्साइड है इसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोजन गैस से कराते हैं। तो अब देखिएगा क्या होगा। देखिए, अब जो H2 है, H2 जो है, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ देखिए जरा कि H2 देखिए, H क्या है, Cu से ज़्यादा पावरफुल है, तो H क्या करेगा, Cu को विस्थापित कर देगा। तो H यहाँ जो है Cu को O से विस्थापित कर देता है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O, और Cu बेचारा अकेला हो जाएगा। तो अब जरा देखिए, हम आपको समझाना चाह रहे हैं अपचयन। क्या समझाना चाह रहे हैं, अपचयन। तो जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन की कमी हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो देखिएगा कि CuO में देखिए, Cu के साथ इधर ऑक्सीजन था, Cu के साथ इधर ऑक्सीजन था, लेकिन इधर Cu के साथ ऑक्सीजन हट गया, मतलब Cu में ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी होना मतलब अपचयन होना। समझ गए ना। तो यही चीज़ हमारा क्या था, आपका अपचयन अभिक्रिया था। एक और है रेडॉक्स अभिक्रिया, उसको भी देख लेते हैं, बस 10 मिनट और उसके बाद खत्म हो जाएगा आपका। यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो देख लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन साथ साथ हो उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है ना। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे अभी आपने लिया था CO का अभिक्रिया कराया था H2O से, तो क्या बना था, ये बना था H2O और CO बना था। तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया का भी उदाहरण है। अब मैं समझाता हूँ कि आखिर क्या होता है। ये कह रहा है जिसमें उपचयन भी होगा अपचयन भी होगा, दोनों साथ साथ होगा, उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस अभिक्रिया में उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन जुटना, अपचयन का मतलब ऑक्सीजन घटना। करके दिखा देते, देखिए CuO के साथ ऑक्सीजन था,
लेकिन इधर ऑक्सीजन हट गया, मतलब CuO में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो बोलेंगे ऑक्सीजन का कमी होना क्या हुआ, अपचयन। तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन हो गया। H2O में जरा देखिए, H2O में क्या था, सॉरी H2 में क्या है कि इधर जो है ऑक्सीजन H2 के साथ नहीं था, लेकिन इधर H2O का मतलब इधर H2 के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, मतलब H2 में ऑक्सीजन जुट गया, तो ऑक्सीजन जुटना उपचयन, तो इसका हो गया उपचयन। तो देखिए उपचयन भी हुआ, इस अभिक्रिया में उपचयन भी हुआ, अपचयन भी हुआ, तो क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। अब एक थोड़ा सा और टॉपिक है, 2-3 और टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। कह रहा अवकारक और उपचायक क्या होता है, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। अवकारक या अपचायक दोनों एक ही नाम है, ऑक्सीकारक या उपचायक एक ही नाम है, इससे भी सवाल आता है। देखिए उल्टा होता है, अवकारक या अपचायक वो होगा, लिखेंगे जिसका उपचयन होगा, जिसका उपचयन होगा वो ऑक्सीकारक होगा, वो ऑक्सीकारक होगा। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। अब जैसे मैं आपको यानी जिसका उपचयन होगा वो होगा, सॉरी जिसका उपचयन होगा वो अवकारक होगा यहाँ पर, ठीक है, वो अवकारक होगा, गलती से लिखा गया था, जिसका उपचयन होगा वो अवकारक होगा। तो देख लीजिए इसमें किसका उपचयन हो रहा है, H2 का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, तो H2 यहाँ पर क्या हो गया, अवकारक हो गया। सवाल में दे देगा कि निम्नलिखित में कौन अवकारक है, पहचानने आता है, तो जिसका उपचयन, उपचयन मतलब ऑक्सीजन जुटना, वो आपका अवकारक हो जाएगा। तो H2 क्या है, अवकारक हो गया। अब आपको समझाते हैं ऑक्सीकारक या उपचायक, तो इसका उल्टा, जिसका अपचयन होगा, जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक होगा, ठीक है, वो ऑक्सीकारक होगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए किसका अपचयन, अपचयन मतलब ऑक्सीजन का कमी, तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। तो उम्मीद है कि ऑक्सीकारक अवकारक आप समझ गए होंगे। अब 2 टॉपिक और है, एक है विकृत गंधिता, एक है संचारण, फिर आपका चैप्टर फिनिश। बस थोड़ा सा 5 मिनट और रुक जाना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो यही 2 टॉपिक बचा, फिर आपका चैप्टर खत्म। पहला क्या है, संचारण। संचारण किसे कहेंगे, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है तो संचारित हो जाती है, इसी प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। अब आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। संचारण का एक्चुअल मतलब होता है जंग लगना, किसी भी धातु में जंग लगना। आपने देखा होगा कि लोहे के जितने भी पुल होते हैं उसमें क्या लग जाता है, कुछ दिनों के बाद जंग लग जाता है, और उससे जो उसकी परत है वो झरने लगती है, मतलब उसका जो पपड़ा बोल सकते हैं, पपड़ा निकलने लगता है। आपने ये भी देखा होगा कि जब छड़ आप लाते हैं घर बनाने के लिए, तो उसमें देखा होगा कि उसको आप खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है, उसमें ललिमा युक्त एकदम बोल सकते हैं परत जम जाती है, जो कि उसका कमज़ोर कर देती है, किसको, उस धातु को। लोहा है तो क्या एक तरह धातु हुआ, तो उसको खुले में छोड़े तो ऑक्सीजन से क्या क्या वो क्रिया कर लिया, सिर्फ ऑक्सीजन से ही क्रिया नहीं किया, एसिड, जो एसिड कहाँ से आया, वर्षा के रूप में जो एसिड गिरता है, वर्षा अम्ल के रूप में, तो वो उस पर पड़ा, तो वो क्या होगा, उससे संचारित, अभिक्रिया करके संचारित हो जाता है। और पानी उस पर गिरा तो वो भी संचारित हो गया। संचारण होने के लिए आपको पानी चाहिए और आपका वायु चाहिए, यानी कि आर्द्रता भी चाहिए, पानी आर्द्रता दोनों चाहिए, और आपका ऑक्सीजन भी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो अगर है किसी धातु में तो वो संचारित आसानी से हो जाएगी, जिससे उसकी क्षति हो जाएगी। तो आप पुल सब देखते हैं, लोहा सब क्षति हो जाता है, कहीं का है उस पर हवा जाता है, ऑक्सीजन जाता है, पानी गिरता है, तो उससे क्या करता है, वो संचारित हो जाता है, जिससे वो कमज़ोर हो जाते हैं। समझ गए। तो वही यहाँ पर लिखे हैं कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, अम्ल मतलब समझ रहे हैं एसिड जो वर्षा गिरेगा, आर्द्रता मतलब नमी, थोड़ा मोड़ा पानी, जिसे आप शीत बोल सकते हैं, शीत गिरता है ना गर्मी के दिनों में, आदि के संपर्क में आ जाती है तो यह संचारित हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को संचारण मतलब क्या होता है, जंग लगना, ठीक है ना। ये चीज़ जो आपका है तीसरे चैप्टर में भी, तो वहाँ भी आप इसको पढ़वे कीजिएगा, ठीक है ना। अब एक लास्ट टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसे कहेंगे, देखिए जब हम खाने वाला चीज़, जैसे कि आप भोज में देखिएगा कि बनता है जो खाना, वो लगभग तेलीय पदार्थ वाला चीज़, ये आपके घर में भी तेलीय पदार्थ वाला बनता होगा। तो मान चलिए खाना आपका बच गया और आपने उसको जो है बिना ढके हुए रात को रख दिया, तो होता क्या है कि वो आसपास के ऑक्सीजन से क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो हो जाता है ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत का मतलब हो गया कि भोजन अब महक चुका है, भोजन अब महक चुका है। काहे महका, काहे वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो बर्तन आपका होता है ना, जिसमें कि खाद्य तेल पदार्थ रखे जाते हैं, उस बर्तन को हम उसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, प्रतिऑक्सीकारक, ताकि उसका जो उपचयन है वो ना हो सके। समझ गए ना। तो ये आपका होता है। तो पर देते हैं हम जो लिखे हैं,
जब तेलीय खाद्य पदार्थों को खुले में छोड़ दिया जाता है तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे भोजन महकने लगता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। भोजन का महकना मतलब क्या, ऑक्सीजन उसमें जुट गया, उसका उपचयन हो गया। आपने देखा होगा कि चिप्स का जो पैकेट है उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं भरा था। चिप्स आपको फूला हुआ लगता है तो एक्चुअल में उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं होता है, उसमें आपका नाइट्रोजन गैस होता है। क्यों नाइट्रोजन गैस भराता है, क्योंकि उसका चिप्स का उपचयन ना हो सके। उपचयन मतलब ऑक्सीजन उसमें ना जुट सके। ऑक्सीजन जुटेगा तो वो आपका क्या होगा, महकने लगेगा, खराब हो जाएगा, समा जाएगा। आपने देखा होगा कभी कभी कि चिप्स का पैकेट आप लेते हैं तो उसमें समाया हुआ रहता है, क्या है कि छेद हो गया होगा पन्नी में, घुस गया होगा ऑक्सीजन और उसका उपचयन हो गया होगा, किसका, चिप्स का, तो वो खराब लगता है। तो नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। ठीक है ना। उम्मीद है कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट अपना प्यारा सा एक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आया होगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।